हेलो फ्रेंड, मैं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 10 का साइंस के बारे में पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कक्षा 10 के साइंस के सिलेबस के बारे में बता देना चाहता हूं, क्योंकि साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उनमें कितने कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि विज्ञान को यानी कि साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे आता है रासायनिक विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं। नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं में हम अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें संतुलित करना सीखेंगे। दूसरे नंबर पर आता है अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। इस चैप्टर में हम अम्ल और क्षार लवण के बारे में पढ़ेंगे। धातु एवं धातु तीसरा चैप्टर है। नंबर 4 पर आता है कार्बन एवं उसके यौगिक। नंबर 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में हम जैव परिक्रम के बारे में पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान से बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। फिर दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तीसरा चैप्टर है विद्युत। अगला चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अगला चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। फिर है हमारा पर्यावरण और लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संशोधित प्रबंधन। इन्हीं चैप्टर से एग्जाम में हर बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर पार्ट का अपना एक निश्चित सिलेबस है और किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं विज्ञान में आपको सबसे पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 10। तो आइए शुरू करते हैं। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जैसे कि चैप्टर का नाम ही प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश कहते किसे हैं और प्रकाश के द्वारा हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है। होता क्या है प्रकाश? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें रात में कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती, तो हम कह सकते हैं कि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि वस्तु में प्रैक्टिकली कैसे दिखाई देती है। हमने यहाँ मान लिया कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत, और यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ कोई मनुष्य है और ये मनुष्य की आंख है। ये मनुष्य की आंख है। तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें इस वस्तु पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद मनुष्य की आंख तक पहुंच जाती हैं, जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। और प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश किरण निकलती है इसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो प्रकाश किरणें वस्तु पर टकराकर वापस जाती हैं इन्हें बोलते हैं परावर्तित किरण। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में जाकर संवेदनाएं उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। इसमें अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ले लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश परावर्तित हो रहा है, वो परावर्तित कह सकता है टकराकर वापस आने को परावर्तित बोलते हैं। तो यहाँ कोई अभिलंब है और ये कोई चिकना पृष्ठ है, और यहाँ हम कोई प्रकाश स्रोत मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत रखा हुआ है जिससे प्रकाश किरणें निकल के आ रही हैं। प्रकाश स्रोत है प्रकाश स्रोत, इसे हम बोलते हैं अभिलंब, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये होता है आपतन बिंदु, ये होता है परावर्तक पृष्ठ,
ये होती है आपतित किरण। आपतित किरण। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो जब प्रकाश किरण, ये कोई प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण बोलते हैं, जो टकराकर वापस जाती है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ये अभिलंब खिंचा हुआ है और ये परावर्तक पृष्ठ है। अब अभिलंब और आपतित किरण, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इन दोनों के बीच एक कोण बनता है जिसे हम बोलते हैं आपतन कोण I। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण R। तो हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण आती है इसे आपतित किरण कहते हैं, और जो टकराकर वापस जाती है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के नियम, दो नियम हैं। पहला नियम ये है, पहला नियम आपतित किरण, ये जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खिंचा हुआ है बीच वाला, ये तीनों एक ही तल में है, मतलब एक ही जगह मिल रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, इसे बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो बने हुए कोण हैं ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह हम कह सकते हैं कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है, यानी कि कोण I बराबर होता है कोण R। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है। अगला टॉपिक है इसमें इसमें एक चीज बहुत बुझी जाती है, प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। प्रतिबिंब मतलब इमेज। जैसे हम अपना फोटो खींचते हैं और हम अपना फोटो जब देखते हैं तो उसे इमेज बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो हम वस्तु देखते हैं तो हमें वो वस्तु की इमेज दिखाई देती है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी भी, मैंने अभी आपको बताया है कि वस्तु में कब दिखाई देगी, जब प्रकाश होगा या किसी भी वस्तु से परावर्तित होने वाले प्रकाश के द्वारा ही हमें वस्तु दिखाई देती है। तो किसी भी प्रकाश स्रोत से किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण होती है, चलने वाली प्रकाश किरण होती है, अगर वास्तव में किसी बिंदु से जाकर मिलती हैं तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के दूसरी ओर बनता है, दर्पण के सामने नहीं बनता, दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए हम इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला टॉपिक है दर्पण। हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण, मिरर। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके एक साइड पर आपने देखा होगा कि जो हम घरों में शीशा यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, उसकी एक साइड पर कलर होता है, तो वो रेड कलर होता है अधिकांश, या फिर वो ग्रीन कलर होता है। तो अगर हम दूसरी साइड पर पेंट ना करें तो हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा बाहर वाली
वस्तु दिखाई देने लगी। तो हम कह सकते हैं दर्पण क्या है? दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है जिसकी एक साइड पर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। अब दर्पण को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वे दर्पण जो एक कांच की प्लेट होती है, ये हम कह सकते हैं समतल दर्पण एक कांच की प्लेट होता है जिसकी एक साइड पर पेंट होता है, जिसका यूज हम चेहरा देखने के लिए करते हैं। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण मुख्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण और नंबर दो होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। इन दोनों के चित्र देख लेते हैं, चित्र कैसे बनाएंगे इनके। नंबर एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का चित्र है। इसके एक साइड में पेंट को दिखा रखा है इस तरह से। ये यहाँ होता है इसका दर्पण का ध्रुव, इसे पी से लिखते हैं। यहाँ मुख्य फोकस होता है और यहाँ वक्रता केंद्र होता है। तो अवतल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन है वो गहरे हुए तल से होता है, मतलब दबे हुए तल से होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें प्रकाश का परावर्तन है वो दबे हुए तल से हो रहा है, तो इसे हम बोल लेंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल से होता है, यानी इधर के अंदर की साइड में पेंट होगा और बाहर की साइड से प्रकाश का परावर्तन होगा। ये है क्या उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए तल से होगा, यानी इधर की साइड से होगा प्रकाश का परावर्तन जो होगा। अब इसमें अगला टॉपिक है दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे कि हमने बताया था हमको, इसमें दर्पण का ध्रुव होता है, मुख्य फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है। ये होते क्या हैं, इनकी अलग अलग परिभाषा क्या हैं, तो देखते हैं। पहले हम ये चित्र देख लेते हैं। इस चित्र से ही आपको सब डेफिनेशन याद हो जाएंगे। यहाँ होता है दर्पण का ध्रुव, यहाँ होता है मुख्य फोकस F, यहाँ होता है वक्रता केंद्र C। अब हम भी कह सकते हैं, पहली हेडिंग आती है इसमें ध्रुव। नंबर एक ध्रुव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोल। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? हम जानते हैं ये क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। ये जो दिखाई दे रहा है ये तो क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है बिल्कुल बीचों बीच, परावर्तक तल का मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला मुख्य फोकस किसे कहते हैं? नंबर दो मुख्य फोकस, इंग्लिश में बोलेंगे मेन फोकस। मेन फोकस। अब मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मान लिया हमने इस दर्पण के सामने यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और वस्तु से जो प्रकाश किरणें निकलती हैं, ये प्रकाश किरणें निकल रही हैं। प्रकाश किरणें निकलने के बाद वो दर्पण पर टकराएंगी और टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं इसे बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। ये हम कह सकते हैं कि
वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं इसे बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस, और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगले हेडिंग है नंबर 3, फोकस दूरी। इसको हम लिखते हैं छोटे एफ से। फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी, ये मुख्य फोकस है और ये दर्पण का ध्रुव है। तो मुख्य फोकस से, इस मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव तक के जो बीच की न्यूनतम दूरी है इसे बोलते हैं दर्पण की फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब नंबर 4, वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दर्पण क्या होता है, कांच का खोखला गोला होता है। तो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4 आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र सी से दर्पण के ध्रुव P, वक्रता केंद्र सी से दर्पण के ध्रुव P तक के जो बीच की न्यूनतम दूरी है इसे बोलते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या। यानी ये कहलाएगी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता केंद्र सी से दर्पण के ध्रुव P तक की जो बीच की न्यूनतम दूरी है इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम छोटे एफ से, छोटे r से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 5, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हम किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष हम कह सकते हैं वह समांतर रेखा, वह समांतर रेखा जो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस को, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस को दर्पण के ध्रुव से मिलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और एक बात आप नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल में बहुत काम करती है वाली बात, कि मुख्य अक्ष से जो नीचे की दूरियां होती हैं, जो नीचे की तरफ है, मुख्य अक्ष से नीचे की जो दूरी होती है वो माइनस की ली जाती है और मुख्य अक्ष से जो ऊपर की दूरी होती है वो प्लस की ली जाती है। तो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है, आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे की टॉपिक मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगा, यानी कि पार्ट 2 में कराऊंगा।